डिस्कस करेंगे कि जब कोई चीज सर्कुलर मोशन के अंदर होती है तो उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, किस चीज को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर मुख्तलिफ जो चीजें हैं उसको डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, हमने पहली एक बात पढ़ी थी लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में या लीनियर डिस्टेंस के बारे में। एक बात रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं चैप्टर 3 की, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर 3 के अंदर डिस्कस किया था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज करें ये हमारे पास पॉइंट ए है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर पॉइंट ए से बी की तरफ जाता है इस तरह से, तो ये डिस्टेंस तय करता है और इस डिस्टेंस की वजह से इसके अंदर ये डिस्प्लेसमेंट आता है, इसकी पोजीशन तब्दील हो जाती है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये चीज हमने डिस्कस की थी कि जब कोई भी बॉडी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करती है तो जो पूरा रास्ता वो लेके जाती है, उस पूरे रास्ते की जो लंबाई होती है उसको डिस्टेंस कहा जाता है। तो उस डिस्टेंस के नतीजे में उसकी पोजीशन के अंदर जो तब्दीली आती है, उस पोजीशन की तब्दीली को कहा जाता है कि ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा रिजल्ट होता है डिस्टेंस की, कि जब कोई भी एक बॉडी होती है वो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक मूव करके जाती है, तो एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जब मूव करती है तो जो डिस्टेंस तय करती है उसके नतीजे में उसको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। अब इसी तरह से हम सर्कुलर मोशन में एक चीज डिस्कस करते हैं जिसको कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा? ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसको जाहिर किया जाता है थीटा से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से जाहिर करते हैं। अब देखिए बेटा, सपोज करें एक हमारे पास सर्किल है, मैंने सर्किल की पिक्चर ली हुई है तो मैं वो पिक्चर लगा देता हूँ ताकि ये हमें जो है वो इजी रहे। ये हमारे पास बेटा एक सर्किल है। ठीक है, ये रेफरेंस सर्किल है, आप कह लें कि ये एक सर्किल है। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सपोज करें ये सेंटर ऑफ सर्किल है, ये हमारे पास आप कह लें कि ये सेंटर ऑफ सर्किल है, ये इसका सर्किल का सेंटर है और एक ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पी पे एक बाल है, ये बाल है और ये बाल है पोजीशन P1 पे और ये इसका रेडियस है, इसको हम कहते हैं रेडियस R1 आप कह लें। ये एक पार्टिकल है, ये किस पोजीशन पे? पोजीशन P1 पे। ठीक है, अब ये पार्टिकल इस सरकमफेरेंस पे मूव करता है, ये सर्किल का सरकमफेरेंस है। सपोज करें ये पार्टिकल इस सरकमफेरेंस पे मूव करके पोजीशन P2 पे आ गया, यहाँ पे। ठीक है, ये पोजीशन P2 पे आ गया, पोजीशन P1 से कहां पे आ गया? पोजीशन P2 पे आ गया। किसके ऊपर इसने मूव किया? सरकमफेरेंस के ऊपर। वो इसने ये डिस्टेंस तय किया s, इसने डिस्टेंस s तय किया। इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला कि इसका पोजीशन वेक्टर या रेडियस R1 था। अब ये इसका पोजीशन वेक्टर या रेडियस जो है ये इसका बन गया R2। ठीक है, कि ये जो पोजीशन P1 पे था तो उसका रेडियस इस तरह से R1 था,
और ये पोजीशन P2 पे आ गया तो इसका रेडियस बन गया R2। अब इसने डिस्टेंस कहाँ पे तय किया है? डिस्टेंस तय किया है यहाँ पे सरकमफेरेंस में। तो देखिए जब कोई भी बॉडी सर्किल में मूव करती है तो जब वो डिस्टेंस तय करती है तो उसके रेडियाई के दरमियान ये एंगल बन जाती है। ये एक एंगल बन गई, इस एंगल को हम कहते हैं थीटा। कि बॉडी ने डिस्टेंस तय किया है, उसके नतीजे में उसके दोनों रेडियाई के दरमियान एक एंगल बन गए, इसको कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मकसद है वो डिस्प्लेसमेंट जो एंगल की सूरत में जाहिर होता है। जब कोई भी पार्टिकल सर्किल में मूव करता है और वो सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक पहुंचता है तो उन दोनों पॉइंट्स का जो रेडियाई होते हैं उन रेडियाई के दरमियान जो एंगल बनती है ये भी किसका नतीजा है? ये डिस्टेंस का नतीजा है। जिस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट किसका नतीजा है? ये डिस्टेंस का नतीजा है। कि जब कोई भी पार्टिकल इस तरह से मूव करता है, डिस्टेंस तय करता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। उसी तरह से जब कोई भी पार्टिकल जब सर्किल के सरकमफेरेंस पे मूव करता है तो उसको रेडियाई के दरमियान एंगल्स की सूरत में एक डिस्प्लेसमेंट मिलता है जिसको कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आप ये देख सकते हैं कि ये इनिशियल पोजीशन का रेडियस है और ये फाइनल पोजीशन का रेडियस है, दोनों के दरमियान एक एंगल बन गई। ये एंगल क्यों बनी? इसलिए बनी कि इस पार्टिकल ने यहाँ से लेकर यहाँ तक आर्क पे एक डिस्टेंस तय किया है, इसको भी लीनियर डिस्टेंस कहते हैं। तो देखिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी रिजल्ट है इसकी लीनियर डिस्टेंस की, और खाली जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी किसकी रिजल्ट है? डिस्टेंस की है। तो जब कोई भी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर होती है तो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर उसका डिस्टेंस ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट देता है, और वही बॉडी जब सर्किल में रिवॉल्व करती है तो सरकमफेरेंस पे उसका जब डिस्टेंस होता है ना वो एंगल की सूरत में अपीयर होता है, और वो जो एंगल होती है ना उसको जो दो रेडियाई के दरमियान उसको कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्टेंस के नतीजे में डिस्प्लेसमेंट आता है, चाहे वो ट्रांसलेटरी मोशन हो चाहे वो रोटेटरी मोशन हो। ये आप देख सकते हैं कि बॉडी ने इस बाल ने एक्चुअल डिस्टेंस इस तय किया है लेकिन उसकी पोजीशन तब्दील हो गई है। पहले पोजीशन P1 है, बाद में पोजीशन P2 है। तो पोजीशन 1 के रेडियस और पोजीशन 2 के रेडियस के दरमियान जो एंगल बन गई है ना इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे देखें, ये इस तरह से पेन है, इसको अगर मैं इस तरह से मूव करवाऊंगा तो ये जब मूव करेगी तो इसकी देखें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान एंगल बन जाएगी। इस एंगल को क्या कहा जाएगा? इस एंगल को कहा जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो एंगल होती है जो कोई भी पार्टिकल सबटेंड करता है जब वो सर्किल में रिवॉल्व करता है और एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक जब पहुंचता है तो उसके नतीजे में उसकी जो एंगल बनती है उसको कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आप इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड at center of the circle by two radii is called angular displacement। इसको हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये जो एंगल की सूरत में इधर हमें मिलता है ना, तो जिस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर डिस्टेंस की वजह से डिस्प्लेसमेंट मिलता है, इसी तरह से रोटेटरी मोशन के अंदर डिस्टेंस की वजह से एंगल की सूरत में डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है,
बॉडी ने, देखिए यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, बॉडी ने क्या तय किया है, अर्क लेंथ एस तय की है। ये एंगल उसका नतीजा है, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पे इसका रेडियस r1 था, फाइनल पोजीशन पे उसका रेडियस r2 था। तो बॉडी जब पोजीशन p1 से p2 तक मूव करती है तो एक्चुअली कौन सा डिस्टेंस तय करती है, और जो उसके नतीजे में उसको मिलता है वो कौन सा हो जाता है, वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो रिजल्ट ऑफ लीनियर डिस्टेंस। बॉडी लीनियर डिस्टेंस तय करती है, उसका नतीजा क्या हो जाता है, वो हो जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी उसी तरह से लीनियर डिस्टेंस का नतीजा है, जिस तरह से कॉमनली डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस का नतीजा होता है। ठीक है, तो ये था इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट। अब हम देखते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है, उनके दरमियान कौन सा ताल्लुक है। जिस तरह से हम देखते हैं कि लीनियर डिस्टेंस और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या ताल्लुक है, बिल्कुल इसी तरह से हम देखेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान आपस में क्या रिलेशन होता है। तो ये एक बात याद रखिएगा कि रोटेटरी मोशन के अंदर एक डिस्टेंस होता है और उसका नतीजा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब इनके दरमियान रिलेशन इस तरह से हम लेते हैं कि ये जो केस होता है, लीनियर डिस्टेंस इज इक्वल टू r टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये होता है एस, ये एस किसके बराबर होता है, ये इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एक बुनियादी फार्मूला है। जिस तरह से एस इज इक्वल टू वीटी होता है, एस इज इक्वल टू जिस तरह से v इंटू टी होता है, इसी तरह से इसका एक बुनियादी फार्मूला होता है कि एस इज इक्वल टू r टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लीनियर डिस्टेंस जो होता है इसका आर्क लेंथ, और ये जो होती है एस, इसको आप कह सकते हैं आर्क लेंथ। बेटा ये आर्क लेंथ होती है, जिसको हम कहते हैं सिंपली लीनियर डिस्टेंस भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं लीनियर डिस्टेंस। और ये जो होता है थीटा, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और ये जो होती है, ये इनके दरमियान, ये इक्वेशन है जो इनके दरमियान रिलेशन बताती है कि एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, ये लीनियर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्टेंस के जो डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन होता है। अब इसका यूनिट कौन सा होगा, यहाँ से अगर हम करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एस अपॉन आर हो जाएगा। अगर हम देखते हैं ये बुनियादी फार्मूला है सर्किल का, सर्किल जो होता है उसका बुनियादी फार्मूला है एस इज इक्वल टू आर थीटा। मैथमेटिक्स के अंदर बुनियादी फार्मूला है सर्किल का एस इज इक्वल टू आर टाइम्स थीटा। तो एस होता है लीनियर डिस्टेंस, आर होता है रेडियल लेंथ, थीटा होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एस अपॉन आर। अब ये एस होती है आर्क लेंथ, आर होता है रेडियल लेंथ, दोनों लेंथ्स हैं। इसका मकसद है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेशियो है, किसके दरमियान रेशियो है, दो लेंथ्स के दरमियान रेशियो है। ठीक है, अब अगर इसका यूनिट हम करें तो इसका यूनिट जो होगा, इसका यूनिट अगर हम करें तो एसआई यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट होता है रेडियन। वैसे ये रेशियो है, इसका कोई भी फिजिकल यूनिट नहीं होना चाहिए, लेकिन हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की पहचान के लिए हम यहाँ पे एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसको रेडियन कहा जाता है। वैसे तो रेशियो का यूनिट नहीं होता, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी रेशियो है, उसका भी कोई यूनिट नहीं होता। इसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक रेशियो है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, लेकिन हम इसको पहचानने के लिए हम इसके यूनिट लेते हैं। एसआई यूनिट इसका रेडियन होता है, जबकि और यूनिट्स भी होते हैं, डिग्री में भी हम लेते हैं, क्योंकि ये एंगल है, एंगल को आप डिग्री में भी लेते हैं। लेकिन एसआई यूनिट कौन सा होता है, एसआई यूनिट होता है रेडियन। ठीक है, अब 1 रेडियन किसके बराबर होता है, देखिए बेटा 1 रेडियन किसके बराबर होता है बेटा, 1 रेडियन इज इक्वल टू बेटा, ठीक है 1 रेडियन अगर आप देखेंगे तो जब कोई भी बॉडी इस तरह से बेटा,
थीटा इज इक्वल टू होता है एस अपॉन आर। अगर एस और आर बराबर हो जाए तो थीटा क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी एस अपॉन आर, दोनों बराबर है, इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन होगा जब उस बॉडी की अर्क लेंथ और रेडियल लेंथ जो होंगी वो दोनों बराबर होंगी। अगर कोई भी बॉडी है वो उतना ही अर्क लेंथ तय करती है जितना उसका रेडियस है, तो हम कहेंगे उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, 1 रेडियन। आप इसको इस तरह से देखें, सपोज करें आप इसको इस तरह से देखें कि 1 रेडियन किसके बराबर होता है बेटा। देखिए सपोज करें बेटा ये सर्किल है, देखिए बेटा ये सपोज करें हमारे पास एक सर्किल है जिसके अंदर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो शो किया हुआ। देखिए देखिए बॉडी पोजीशन बी पे, इसका रेडियस कौन सा है बेटा, इसका रेडियस 1 है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आती है, ये जो तय करती है ये अर्क लेंथ तय करती है, और इसको ये कहा गया एस, और ये हमारे पास R2 है बेटा। ये हो गया आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब सपोज करें कि इसका रेडियस, सपोज करें इसका ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर और इसकी अर्क लेंथ भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो जब रेडियस इज इक्वल टू अर्क लेंथ देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 1 रेडियन। अगर कोई भी बॉडी इतना डिस्टेंस तय करती है जितनी उसकी क्या होती है, रेडियल लेंथ होती है। अगर उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है वो अर्क लेंथ भी कितनी तय करती है, 10 सेंटीमीटर। तो उस वक्त जो दोनों रेडिया के दरमियान एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ना वो 1 रेडियन। 1 रेडियन का मकसद होता है, 1 रेडियन का मकसद है वो एंगल जो तब बनती है जब कोई भी बॉडी सर्किल में एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाती है और वो उतनी ही अर्क लेंथ तय करती है जितना उसका रेडियस होता है। अगर रेडियस 100 सेंटीमीटर है तो अर्क लेंथ भी 100 सेंटीमीटर करनी होगी। अगर रेडियस 10 मीटर है तो अर्क लेंथ भी 10 मीटर करनी होगी। अगर अर्क लेंथ 100 किलोमीटर है, रेडियस भी 100 किलोमीटर है। जब तक रेडियस के बराबर अर्क लेंथ होगी तो उस वक्त जो एंगल बनेगी ना वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी 1 रेडियन। तो यहाँ पे आप कहोगे 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 1 रेडियन का मकसद है वो एंगल जो तब बने जब कोई भी बॉडी अर्थ के ऊपर उतना ही डिस्टेंस तय करे जितना उसका रेडियस है। तो हम कहेंगे कि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन। ठीक है, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट is 1 radian when body covers arc length equal to radial length बेटा। या आप कह सकते हैं कि arc is equal to radius। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1 रेडियन। ठीक है, अब अगर इसको एंगल की सूरत में देखते हैं, अगर आप इसको एंगल की सूरत में देखते हैं कि 1 रेडियन के अंदर कितनी डिग्री आएगी, क्योंकि जिस तरह से हम कहते हैं 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, अगर उसको हम सेंटीमीटर में देखें 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगर हम देखें 1 मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, तो कहेंगे 1000 मिलीमीटर होते हैं। इसी तरह से ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो जो रेडियन के अंदर चीज मेयर करते हो तो डिग्री के अंदर भी मेयर कर सकते, तो कितनी डिग्रीज बराबर हो जाएगी 1 रेडियन के। ठीक है, 1 रेडियन कितनी जो है वो डिग्रीज के बराबर होगा। देखिए बेटा, सपोज करें कोई भी बॉडी इस तरह से मूव करती है बेटा, आप इसको कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन
relation between degree and रेडियन। डिग्री और रेडियन के दरमियान क्या रिलेशन। सपोज करें बेटा हमारे पास एक ऐसा सर्किल है जिसके ऊपर जिसमें बॉडी मूव करती है एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, हमारे पास फार्मूला है कि कोई भी बॉडी जब सर्किल में मूव करती है तो जो वो सरकमफेरेंस पे डिस्टेंस तय करती है वो किसके बराबर होता है, आर टाइम्स थीटा होता है। सपोज करें कि इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन से आप समझते हो, रिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी यहाँ से शुरू करे वापस अपनी जगह पे आए, हम कहेंगे वन रोटेशन या वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, बॉडी अगर यहाँ से स्टार्ट होती है वापस आ जाती है वन रिवॉल्यूशन है या वन रोटेशन। वन रोटेशन के अंदर डिस्टेंस कितना होगा बेटा, यहाँ से बॉडी आएगी इधर से घूमती हुई इधर आएगी तो पूरा जो इसका सरकमफेरेंस होगा ना, पूरे सरकमफेरेंस पे वो चक्कर लगा लेगी। जब वो पूरे सरकमफेरेंस पे चक्कर लगा लेगी तो इसका मकसद है उसका लीनियर डिस्टेंस कितना है, उसका लीनियर डिस्टेंस हो गया एस इज इक्वल टू सरकमफेरेंस। एस हो जाएगा सरकमफेरेंस के बराबर, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बॉडी यहाँ से मूव करेगी इधर से मूव करके आएगी तो इसका एस जो होगा वो एस कितना हो जाएगा बेटा, एस हो जाएगा सरकमफेरेंस के बराबर। अब इसने एंगल कितनी तय की, इसने एंगल तय कर दी है 360 डिग्री। ठीक है, इसने एंगल कितनी तय कर दी बेटा, इसने एंगल तय कर दी है 360। ठीक है, अब ये 360 जो होती है ये इसकी टोटल एंगल होगी, क्योंकि बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बॉडी जब आती है वापस तो ये टोटल एंगल कितनी हो जाती है, 360 हो जाती है। तो आप यहाँ पे करोगे इस और सरकमफेरेंस होता है एस इज इक्वल टू सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है। सरकमफेरेंस का फार्मूला आपको पता है, सर्किल का सरकमफेरेंस जो होता है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। रखिए इसके अंदर, तो आप रखोगे इसको आप कर दे यूजिंग इक्वेशन ए। इक्वेशन ए के अंदर आप करोगे 2 पाई आर इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर गया आर में, इसका मकसद है 2 पाई इज इक्वल टू थीटा और थीटा किसके बराबर है, 360 डिग्री। अब ये 2 पाई जो होता है ना ये हम लेते हैं रेडियन के अंदर। ठीक है, इसलिए आप करोगे 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां से एक बात ये भी आती है कि इनकम्प्लीट रिवॉल्यूशन, इन वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 360 डिग्री होता है, ये किसके बराबर होता है, 2 पाई रेडियन या 6.28 रेडियन होता है। जब कोई भी बॉडी कंप्लीट एक सर्किल में रिवॉल्यूशन करती है तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिग्री के अंदर कितना होता है, 360 डिग्री होता है, और रेडियन के अंदर कितना होता है, 2 पाई। अब यहाँ बड़ी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि पाई को 180 में कब इस्तेमाल करते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 कब इस्तेमाल करते हैं। बताता हूँ आपको कि कहाँ पे आप वैल्यू पाई की 3.14 लिखोगे, कहाँ पे पाई की वैल्यू 180 लिखोगे। आपको पता कैसे लगे कि यहाँ पे पाई की वैल्यू 180 डालनी है, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 डालनी है। बताता हूँ आपको, लेकिन यहाँ पे किसके बराबर होता है, रेडियन के बराबर। कि अगर कोई भी बॉडी एक कंप्लीट सर्किल कर लेती है तो उसका लीनियर डिस्टेंस किसके बराबर हो जाता है, 2 पाई आर के बराबर हो जाता है, और उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है, या 2 पाई रेडियन होता है या 6.28 रेडियन होता है। इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा
2 पाई अपॉन 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 पाई। ठीक है, आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 अपॉन 6.28, ये होगा डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 57.3। तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। एक रेडियन किसके बराबर होता है? 57.3 डिग्री के बराबर होता है। कि अगर कोई भी बॉडी कितनी एंगल तय करेगी? 57.3 डिग्री करेगी, तो वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 रेडियन के बराबर। और जब कोई भी बॉडी अपने रेडियस के बराबर एज तय करेगी ना, तो खुद ब खुद उसकी एंगल 57.3 डिग्री। जैसे कोई भी बॉडी 1 मीटर तय करेगी ना, तो उसका डिस्टेंस ऑटोमेटिकली 100 सेंटीमीटर कहलाएगा। ऑटोमेटिकली 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर किसके बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के बराबर। इसी तरह से जो 1 रेडियन होता है ना, वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है। तो जब कोई भी बॉडी अपने रेडियस के बराबर एज तय कर लेगी ना, तो ऑटोमेटिकली उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 57.3 डिग्री। अगर किसी बॉडी का रेडियस 10 मीटर है, तो वो आर्क लेंथ 10 मीटर तय करेगी ना, तो उसकी एंगल आप बेयर करोगे वो 57.3 डिग्री होगी। अगर किसी बॉडी का 100 किलोमीटर रेडियस है ना, अगर वो 100 किलोमीटर एज तय करेगी ना, ऑटोमेटिकली उसकी एंगल 57.3 डिग्री। आप देख सकते हैं इसको कि देखिए, सपोज करें मैं सर्किल बनाता हूं 2। ठीक है, मैं 2 सर्किल बनाता हूं। एक मैंने बनाया ग्रीन सर्किल, ठीक, और एक में किसी और सर्किल का, इस तरह से किसी और कलर का सर्किल बनाता हूं। इस तरह से मैं बनाता हूं। देखिए बेटा, अब अगर आप देखते हैं बेटा कि इसका रेडियस देखें, इसका रेडियस छोटा है। ठीक है, अब इसका रेडियस अगर हम बनाए, इसका रेडियस मैं किसी और कलर का बनाता हूं, इसका रेडियस बड़ा है, इसका रेडियस बड़ा है, इसका रेडियस छोटा है। ठीक है, अब दोनों अगर इस तरह से 57.3 डिग्री करेंगे, सपोज करें दोनों कितना डिस्टेंस तय करते हैं? 57.3 डिग्री करेंगे। तो जिसका रेडियस छोटा है उसका आर्क भी छोटा होगा, जिसका रेडियस बड़ा है उसका आर्क भी क्या हो जाएगा? बड़ा होगा। तब जाके एंगल क्या हो जाएगी? 57.3 डिग्री। तो अब ये आपको कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए कि 10 सेंटीमीटर जब 10 सेंटीमीटर आर्क लेंथ करेगा तो भी 57.3 डिग्री, और 10 मीटर वाला जब 10 मीटर आर्क लेंथ करेगा तो भी। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ा सर्किल है, दूसरा छोटा सर्किल है, दोनों की मैंने एंगल तो 57.3 डिग्री रखी है। जिसका रेडियस छोटा उसका एस भी छोटा, जिसका रेडियस बड़ा उसका एस भी बड़ा। ठीक है, तो आप कहोगे कि ये जो होता है, ये जो है वो जब भी कोई भी बॉडी अपने रेडियस के बराबर आर्क लेंथ तय करेगी, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा 1 रेडियन होगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा? 57.3 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो जब तक कोई भी बॉडी अपने आर्क लेंथ, अपने रेडियस के बराबर आर्क लेंथ तय करती रहेगी, तब तक उसका बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन 57.3 डिग्री होगा, चाहे उसका रेडियस बड़ा हो चाहे उसका रेडियस छोटा हो। लेकिन की पॉइंट कौन सी होती है? 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 1 रेडियन की पॉइंट ये होती है कि अगर कोई भी बॉडी अपने रेडियस के बराबर आर्क लेंथ तय कर लेती है, तो उसकी जो एंगल बनती है उसको कहा जाता है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन होता है। और अगर उसको डिग्री में हम करेंगे तो 57.3 डिग्री बन जाता है। तो ये हो गया हमारे पास कि इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब कोई भी बॉडी कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेती है, मैं इसको अलग
लिख लेता हूं यहाँ पे, इसको नोट में अलग लिखता हूं मैं। ठीक है, पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये होती है कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री, और 1 डिग्री भी बराबर होता है। बेटा ये मुझे याद नहीं है, मैं देख के आपको बता देता हूँ कि 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है। ये भी लिखा हुआ है आपके बुक के अंदर, ये भी याद कर ले बेटा। और ये होता है 1 डिग्री बेटा। 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री ले, जैसे 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, ऐसे भी होता है हमारे पास। तो किसके बराबर होता है बेटा, ये होता है 0.0175 रेडियन। ठीक है, तो ये बेटा इसको ध्यान में रखिएगा कि ये रेडियन और डिग्री का आपस में ताल्लुक होता है। अब दूसरी बात कौन सी आपने यहाँ पे जो हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो ये होती है, ठीक है, कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 1 रेडियन जब एस होती है आर के बराबर। तीसरी बात हमने कौन सी देखी, तीसरी बात हमने ये देखी कि इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, जब कोई भी बॉडी इन 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, इन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ठीक है, जो आर्क लेंथ होती है वो सरकमफेरेंस के बराबर हो जाती है। ठीक है, सरकमफेरेंस के बराबर होती है, और सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर के बराबर। या अगर हम देखेंगे तो थीटा हो जाती है 360 डिग्री के, या ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है 2 पाई रेडियन के बराबर, या 6.28 रेडियन के बराबर होता है। 3 चीजें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमने इसके अंदर सीखी। पहली बात तो वैसे ही सिंपल सी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, तो वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं होता। जब कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व करती है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाती है, उसके रेडियाई के दरमियान एंगल बन जाती है, रेडियाई के दरमियान जो एंगल बन जाती है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो रिजल्ट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देता है, और एंगुलर मोशन के अंदर भी क्या करता है, एंगुलर मोशन के अंदर भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट देता है। एक बुनियादी फर्क है दोनों में। क्या फर्क है कि लीनियर मोशन के अंदर, ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह तक आ जाती है तो उसका डिस्टेंस तो हम लेते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम 0 मान लेते हैं, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन की तब्दीली। जब बॉडी एक जगह से जाती है वापस उसी जगह पे आ जाती है, पोजीशन तब्दीली नहीं होती, तो डिस्प्लेसमेंट हम 0 ले लेते हैं। एंगुलर मोशन में नहीं करते कि आप ये कहो कि सर पॉइंट P1 से शुरू हुआ वापस P1 पे, तो एंगुलर डिस्प्ले नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की तब्दीली नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल है। जब बॉडी एक जगह से शुरू होकर वापस उसी जगह पे आती है तो एंगल 0 थोड़ी ना होती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आती है तो एंगल तो 360 बन जाती है, तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आप 0 नहीं लोगे। लीनियर मोशन का रूल अलग है। लीनियर मोशन के अंदर तो बॉडी जिस जगह से शुरू वापस उसकी जगह पे आ गई, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन देंगे, उसमें डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पोजीशन की तब्दीली। इसलिए जब बॉडी जिस पोजीशन से जाती है उसी पे आ जाती है, तो पोजीशन की तब्दीली तो होती नहीं है। पोजीशन की तब्दीली नहीं होती तो डिस्प्लेसमेंट 0 मान लेते हैं। लेकिन एंगुलर मोशन के अंदर देखें, एंगुलर मोशन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन अलग है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मकसद वो एंगल जो कोई भी बॉडी डिस्टेंस की वजह से बनाती है, तो जब बॉडी जहां से शुरू होती है वहां पे वापस आ जाती है तो एंगल थोड़ा ही ना 0 होती है, एंगल तो 360 होती है। तो डेफिनेशन के मुताबिक 0 नहीं होगा कि यहाँ पे आप दोनों के लिए सेम डेफिनेशन आप अप्लाई करके बैठ जाओ कि पोजीशन की तब्दीली। मोशंस अलग है। ट्रांसलेटरी मोशन वो ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट होता है, अलग चीज होती है, पोजीशन की तब्दीली है। ये एंगुलर मोशन है, इसमें एंगल बनना जो होती है
वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर भले बॉडी जहां से शुरू हो वहां पे आ जाती है, लेकिन एंगल 360 डिग्री तय करके आती है। 6.28 रेडियन जो है वो तय करके आती है बॉडी। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो ये हमने दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हमने डिस्कस की। अब बेटा ये जो रेडियन होता है ना, ये तो फिजिकल यूनिट है ही नहीं। जैसे मीटर होता है, सेकंड होता है, सेंटीमीटर होता है, और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं जो फिजिकल यूनिट्स कहलाते हैं। ये रेडियन तो कोई यूनिट है ही नहीं, क्योंकि ये रेशियो का नेम दिया गया है। ये एक पर्टिकुलर रेशियो का नाम दिया गया है रेडियन। रेडियन तो रेशियो का नाम है। कैसे नाम है ये आपने देख लिया कि ये रेडियन किसका जो है वो नेम है। ये एस अपान आर, दो लेंस के दरमियान रेशियो जो है उसका नेम है। ठीक है, तो इसका कोई ताल्लुक नहीं होता फाइनल कैलकुलेशन के अंदर, क्योंकि ये फिजिकल यूनिट नहीं है। अब आप इसको कह सकते हैं कि रेडियन is not a physical unit. It is only name given to a ratio between two lengths. ये सिर्फ दो लेंस के दरमियान रेशियो का नेम। ये अर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो लोगे ना, उस रेशियो का नाम रेडियस। बाकी रेशियोज के नेम नहीं होते। बाकी दो लेंस के दरमियान रेशियो हो ना, तो आप उसको रेडियन नहीं कहें। जब कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व करे, उसके अर्क लेंथ और रेडियल लेंथ के दरमियान जो रेशियो बनता है, उस रेशियो का एक पर्टिकुलर नेम है कि भाई इस रेशियो का नेम रेडियन। रेडियन इज नॉट फिजिकल यूनिट। रेडियन फिजिकल यूनिट नहीं है। देयरफॉर आप क्या कहते हो, रेडियन इज नॉट मेंशन्ड इन फाइनल आंसर। इसलिए फाइनल आंसर के अंदर रेडियन मेंशन नहीं किया जाता। कैसे नहीं किया जाता, एग्जांपल करते हैं इसका। देखें, ठीक है, सपोज करें कि अगर इस तरह से मैं आपको कहूं कि ये इस तरह से एक बॉडी है जो पोजीशन P1 से इस तरह से गई है पोजीशन P2 पे, और इसने जो अर्क लेंथ इसकी बताए, ठीक है, इसकी अर्क लेंथ बताए, जबकि इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन है। ठीक है, अगर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 1 रेडियन है, इसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, आप बताएं इसकी अर्क लेंथ कितनी है। ठीक है, आप कैलकुलेशन करोगे, S इज इक्वल टू R थीटा इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 रेडियन नहीं करोगे। अगर 1 रेडियन करोगे जवाब आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, आर्क लेंथ 10 सेंटीमीटर। आप देखिए फार्मूले से आगे ना, 1 रेडियन होता ही तब है जब आर्क लेंथ का कितने की होती है, रेडियस के बराबर। आंसर आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे रेडियन लिखते तो जवाब आ जाता सेंटीमीटर रेडियन। अब इसका यूनिट तो सेंटीमीटर है ना, लेंथ का तो आप रेडियन सेंटीमीटर रेडियन तो नहीं कह सकते ना, इसलिए फाइनल कैलकुलेशन के अंदर रेडियन मेंशन नहीं किया जाता, इसलिए कि रेडियन कोई फिजिकल यूनिट तो है ही नहीं, वो जस्ट एक रेशियो का नेम है। जस्ट रेशियो का नेम है, इसकी जब कैलकुलेशन की जाती है तो रेडियन को हम इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे फाइनल कैलकुलेशन के अंदर जो है वो रेडियन को मेंशन नहीं किया जाता। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखें, अभी हमने डिस्कस किया कि कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन के अंदर होती है तो दो डिस्टेंस होते हैं उसके अंदर, एक लीनियर डिस्टेंस होता है, दूसरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। देखें, जब हमारे पास लीनियर डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के फार्मूले मौजूद है, तो हम यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों में जो है वो पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है
कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या खास ताल्लुक बनता है एंगुलर मोशन के साथ, क्योंकि सर्कुलर मोशन को एंगुलर मोशन कहते हैं, क्योंकि वो एंगल वाली मोशन होती है। तो सर्कुलर मोशन को जनरली हम एंगुलर मोशन कहते हैं। तो जब मैं एंगुलर मोशन कहता हूं तो आप ये नहीं समझिएगा कि ये कोई और चीज है। रोटेटरी मोशन को सर्कुलर मोशन को एंगुलर मोशन बोल सकते हैं। तो जब कोई भी बॉडी एंगुलर मोशन के अंदर होती है तो क्या इंपॉर्टेंस होती है उसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। देखें, इसको आप इस तरह से देखेंगे। मैं पहले पॉइंट लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं, ठीक है। पहले मैं पॉइंट लिख लूं उसके बाद इसको डिस्कस कर लें। पॉइंट है कि जब कोई भी बॉडी एंगुलर मोशन के अंदर होती है तो उस बॉडी के अंदर बहुत से सारे एटम्स, पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बेटा जब कोई भी बॉडी एंगुलर मोशन में होती है ना, तो उसके हर एटम और मॉलिक्यूल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के बराबर भी होता है और उतना होता है जितना उस बॉडी का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। जबकि हर पार्टिकल का लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस अलग होता है। कैसे होता है, मैंने एक पिक्चर बनाई है, उसको हम देखते हैं बेटा। ये देख लें कि ये इस पिक्चर के अंदर ये आपको यहाँ पे जो नजर आ रही है, देखें देखिए यहाँ पे मैंने एक स्केल बनाई है। ये देखें, ये एक रॉड है। इस रॉड के अंदर दो पार्टिकल्स है। एक पार्टिकल बी है जो इस रॉड के बीच वाला पार्टिकल है बी, और एक पार्टिकल ए है जो इस रॉड के एंड वाला पार्टिकल है। ये दोनों पार्टिकल जो हैं, आप दोनों एटम समझ लें। एक एटम ए है जो इस रॉड के एंड पे है और एक एटम बी है जो इस रॉड के बिल्कुल सेंटर पे, और ये इसका सेंटर ऑफ रोटेशन है। ये हो गया इसका सेंटर ऑफ रोटेशन। ये इस तरह से आप ये देख ले, ये एक रॉड है, इसके अंदर दो एटम्स हैं, एक एटम ए है और एक एटम बी है, ठीक है। अब ये रॉड क्या करती है, आप ये पेन की तरह देखिए, ये रॉड है, आप समझे ये पेन रॉड है, इसके अंदर दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल बी इसके सेंटर पे, पार्टिकल एंड पे। ये रॉड इस तरह से घूम के ऐसे आती है। जब ये रॉड इस तरह से घूम के ऐसे सीधी हो जाती है तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, 90 डिग्री, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे थी। इस तरह से ये रॉड इस तरह से घूम के सीधी हो गई तो इसने रॉड ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया, 90 डिग्री तय किया, ठीक है। अब देखें, ये पार्टिकल ए घूम के यहाँ पे आ गया और पार्टिकल बी घूम के यहाँ पे आ गया, क्योंकि ये रॉड का ऐसा है। आप देखिए ना, ये पेन है, पेन के जितने भी एटम मॉलिक्यूल है, ये पेन घूमेगी तो सब उसके साथ घूमेंगे। आप देख ले, पार्टिकल ए घूम के यहाँ पे चला गया, पार्टिकल बी घूम के यहाँ पे चला गया। देखिए, दोनों पार्टिकल ए और बी दोनों की एंगल 90 डिग्री है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पार्टिकल बी ने ये अर्क एस बी तय किया और इसने एस ए तय किया। आप देख सकते हैं
पार्टिकल बी का लीनियर डिस्टेंस इस बी है और पार्टिकल ए का लीनियर डिस्टेंस इस ए। आप देख सकते हैं, क्लियरली फिगर से देख सकते हैं, इस ए ग्रेटर देन इस बी है। ठीक है, दोनों का लीनियर डिस्टेंस डिफरेंट है। इसी तरह से कोई और पार्टिकल अगर मैं सी यहाँ पे बनाता हूं, तो सी को जब आप घुमा के ले आओगे यहाँ पे, तो डिस्टेंस ऑफ द सी अलग होगा। तो जब कोई भी बॉडी सर्किल में रिवॉल्व करती है ना, उसके एटम और पार्टिकल का जो भी होते हैं उनका सबका लीनियर डिस्टेंस इक्वल नहीं होता। जो क्लोज टू द सेंटर होते हैं उनका लीनियर डिस्टेंस कम है, जो पार्टिकल जितना सेंटर से दूर होता है उसका लीनियर डिस्टेंस दूर होता है, उसका लीनियर डिस्टेंस ज्यादा होता है। पार्टिकल बी क्लोज टू द सेंटर है तो उसका एस पी छोटा है, पार्टिकल ए अवे फ्रॉम द है तो उसका एस ए डिफरेंट है, एस सी उनके बीच में तो उसका डिफरेंट। मतलब है जब कोई भी बॉडी एंगुलर मोशन में होती है तो उसके हर पार्टिकल का लीनियर डिस्टेंस तो अलग होगा। जो पार्टिकल आप यहाँ पे बना ले उसका और कम होगा, लेकिन सबकी एंगल देखे, सबकी एंगल 90 डिग्री है। अगर आप बी को देखेंगे, बी ने भी 90 डिग्री तय किया। अगर आप ए को देखोगे तो ए ने भी कितनी एंगल तय की है, 90। सब पॉइंट्स की एंगल सेम है और उतनी है जितनी बॉडी की है। बॉडी की एंगल कितनी है, 90, तो बी पार्टिकल की 90, ए पार्टिकल की 90। तो वही चीज मैंने लिखी है, if body is in angular motion then angular displacement, ये angular displacement of the body 90 degree, angular displacement of the particle B 90 degree, angular displacement of the particle A 90 degree। क्या है यहाँ पे कि angular displacement theta of each particle of body is equal and is equal to the angular displacement of body, ये एक दूसरे के भी बराबर है और उतने ही जितने बॉडी के हैं। Whereas but linear displacement देख ले, linear displacement particle B का different है, particle A का different है, but linear displacement case of each particle is not same. Therefore, in angular motion, angular displacement is considered fundamental as compared to the linear. इसलिए एंगुलर मोशन के अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें एक पॉइंट का पता लग गया तो आप बी का भी वही कर लेंगे, उस बॉडी का भी वही कर लेंगे। तो जब कोई भी बॉडी एंगुलर मोशन के अंदर होती है तो उसको लीनियर डिस्टेंस एस भी होता है, एंगुलर डिस्टेंस थीटा भी होता है, लेकिन एस की इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं होती। एंगुलर मोशन के अंदर लीनियर डिस्टेंस इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो तो हर पार्टिकल का डिफरेंट होता है। आप यहाँ पे देख ले, वही सेम रॉड है, उसके अंदर तो हजारों करोड़ों एटम्स होंगे, हर एटम का डिफरेंट पेन आपके पास है, वो जब रोटेट कर रहे हैं उसके हर एटम मॉलिक्यूल का एस तो डिफरेंट होगा, लेकिन उसके हर पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू लीनियर डिस्टेंस। कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी।